हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर और आज हमने करना है ग्रीन शू ऑप्शन से। कहां से करना है? ग्रीन शू ऑप्शन से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में बहुत रेलेवेंस रखता है टॉपिक। अब ये ग्रीन शू ऑप्शन क्या चीज है? हरा जूता। ग्रीन शू ऑप्शन, हरा जूता ऑप्शन। अब ये क्या चीज है, बड़े ध्यान से समझना। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। इसको बुक से समझाने से पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये कंसेप्ट है क्या, क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया और इसका नाम ग्रीन शू ही क्यों पड़ा, उसके बारे में भी बात करूंगा। एक चीज और लिख लो, अगर पेपर में तुम्हारे नाम में आ जाए तो इसके अगर इसका ना एक और नाम भी है, वो लिखवा रहा हूं। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म। This is also known as price stabilization mechanism. पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म। तो उसके अंदर तुम्हारे को ग्रीन शू ऑप्शन को ही लिख कर आना है। उसके अंदर तुम्हें किसको लिख के आना है? ग्रीन शू ऑप्शन को ही लिख के आना है। तो मतलब नाम बता रहा हूं, एक चीज के दो नाम है। ग्रीन शू ऑप्शन बोल लो या प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म बोल लो। पेपर में ग्रीन शू ऑप्शन पूछेगा तब तो ग्रीन शू ऑप्शन एक्सप्लेन करना ही है। अगर वो प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म लिख के पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म, तो वो ग्रीन शू ऑप्शन की बात कर रहा है। कंफ्यूज मत होना। अब ये कंसेप्ट क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ये कंसेप्ट क्या है, इसे प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं? मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। ध्यान से सुनते चलना क्या कह रहे हैं। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। मान लो इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी ये अनलिस्टेड कंपनी है। ये क्या है? एक अनलिस्टेड कंपनी। अभी तक ये लिस्ट नहीं हुई है मार्केट में, लेकिन बनी हुई है, पहले से चल रही है। इस कंपनी के अंदर 10 लाख शेयर्स हैं ऑलरेडी, जो इन्होंने इश्यू कर रखे हैं एट ₹10 ईच वाले। तो इस कंपनी में ऑलरेडी 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं। मान लो अब ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है 3 लाख शेयर्स का। 3 लाख शेयर्स का आईपीओ लेकर आ रही है एट ₹10 ईच वाले। आईपीओ पता ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब पब्लिक इशू लेके आ रही है। फर्स्ट टाइम ये कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है जिंदगी में। मतलब आज तक पहले अनलिस्टेड फॉर्म में थी, तो प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर इशू करे होंगे, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिए होंगे, आस पड़ोस के लोगों को, प्रमोटर्स, गली मोहल्ले के लोग, या जो फैमिली मेंबर्स ने कंपनी बनाई होगी वगैरह वगैरह। अब ये जनता से पैसा रेज करना चाहती है, तो क्या लेके आ रही है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है। कितने शेयर्स का? 3 लाख शेयर्स का। और मान लेते हैं कि इस कंपनी को बने हुए, मान लो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में, सन 1999 में, और मान लो ये आईपीओ लेके आ रही है 2023 में, ईयर 2003 में। तो मान लेते हैं इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में और ये आईपीओ लेकर आ रही है 2023 में। अगर आप देखो तो इसका मोटा मोटा इस कंपनी को बने हुए 23-24 साल हो चुके हैं। मतलब पुरानी कंपनी है, आज तक अनलिस्टेड फॉर्म में काम कर रही थी। अब इनका मूड हो रहा है कि बड़े लेवल पे काम करते हैं, जनता से पैसा रेस करते हैं, कंपनी को और बड़ा करते हैं। और अब ये क्या लेके आ रही है? फर्स्ट टाइम अपना जिंदगी में क्या लेकर आ रही है? पब्लिक इशू लेकर आ रही है। अच्छा, कोई कंपनी इतनी पुराने लेवल पे काम कर रही है तो क्या मार्केट में गुडविल बन जाती है उसकी ऑलरेडी? क्योंकि वैसे भी कोई भी नई कंपनी ऐसा नहीं होता कि एकदम से मुंह उठाकर आएगी और पब्लिक इशू ले आएगी। कंपनी की गुडविल होनी चाहिए मार्केट में, तभी वो पब्लिक इशू लेके आएगी, तभी जनता उसमें पैसा लगाएगी, वरना जनता उसमें पैसा नहीं लगाएगी। पेटीएम है, पेटीएम का एग्जाम्पल ले लो, जोमेटो का एग्जाम्पल ले लो, नाइका का एग्जाम्पल ले लो। ये सारी कंपनियां वो कंपनियां जो ऑलरेडी पहले इंडिया में बन चुकी थी, अनलिस्टेड फॉर्म में काम कर रही थी। कई साल इन्होंने अपने आप को रगड़ा, अपनी मेहनत करी, गुडविल बनाई, उसके बाद ये लोग पब्लिक इशू लेकर आए। तब जनता ने इनकी कंपनी में क्या लगाया? पैसा भी लगाया। एलआईसी, एलआईसी ने तो इतने सालों से चल रही है। एलआईसी का कितने लोगों के ऊपर ट्रस्ट है? एलआईसी का पब्लिक इशू इतने सालों बाद आया और एलआईसी को ऊपर लोग ट्रस्ट करते, लेकिन वो आज तक अनलिस्टेड फॉर्म में काम कर रही थी। इसका मतलब ज्यादातर कंपनियां पहले अनलिस्टेड फॉर्म में काम करती हैं, मार्केट में गुडविल क्रिएट करती हैं, तब वो पब्लिक इशू लेकर आते हैं ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करते हो,
लोगों का उनके ब्रांड पे ट्रस्ट हो ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें। अब हुआ क्या, जैसे ही ये कंपनी 3 लाख शेयर्स का पब्लिक इशू लेकर आई, इनका पब्लिक इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया। इनका पब्लिक इशू क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। अच्छा, अब इनका कंपनी का क्या हो गया, पब्लिक इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो साला कलेश ये है, इसका मतलब ये कि मारामारी पड़ गई, लोग मुंह मांगे पैसे, जब जब कहते हैं ना किसी चीज की जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है। अच्छा, 3 लाख शेयर्स के लिए कंपनी आईपीओ लेके आई, मान लो इशू जो है वो 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। दो गुना मतलब क्या, कंपनी ने इश्यू करे थे 3 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन आ गई 6 लाख शेयर्स की। 6 लाख शेयर्स की क्या आ गई कंपनी के पास, एप्लीकेशन आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने 3 लाख शेयर मार्केट में कंपनी ने इशू करने थे, लेकिन एप्लीकेशन कंपनी के पास कितने की आई है, 6 लाख शेयर्स की। 2 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ शेयर्स, मतलब 2 लाख 2 गुना ओवर एप्लीकेशन आई है कंपनी के पास। अच्छा, जब 6 लाख एप्लीकेशन है, आपको पता है जब ऐसा होता है तो कंपनी क्या करती है, प्रोराटा अलॉटमेंट करती है। अच्छा, जब प्रोराटा अलॉटमेंट कर रही है तो यहां पे लोगों ने, अब क्या होगा आपको पता है, अब जिस जिस बंदे ने 2 शेयर की एप्लीकेशन लगाई है तो उसको 2 नहीं मिलेंगे, 1 ही मिलेगा। जिसने 10 की एप्लीकेशन लगाई है उसको हाफ मिलेंगे। क्यों, ताकि सबको थोड़े थोड़े मिल सके, ताकि सबको थोड़े थोड़े मिल सके। 2 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है ना, तो मान लो अगर मिस्टर ए है, उसने 10 शेयर की एप्लीकेशन लगाई है तो उसको 10 डिवाइड बाय 2 कितने शेयर मिलेंगे, 5, क्योंकि 2 गुना ओवर सब्सक्राइब था। तो अगर हम 10 के 10 दे देंगे तो फिर 3 लाख शेयर, तीन जितने लोगों ने जितनी एप्लीकेशन लगाई उन्हीं में बटेंगे। अब सब में बांटने तो क्या करना पड़ेगा, प्रोराटा अलॉटमेंट, तो उसको कितने शेयर मिलेंगे, 5 शेयर मिलेंगे। 10 की जगह कितने शेयर मिलेंगे, 5 शेयर मिलेंगे। ऐसे ही चलेगा, किसी ने 100 शेयर की एप्लीकेशन लगाई होगी उसको 50 शेयर मिलेंगे, थोड़े 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 सबको मिलेंगे। यही होता है कंसेप्ट प्रोराटा अलॉटमेंट का। अभी यहां तक का तुम्हारे को बेस समझ आ रहा है क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अच्छा, अब जब तुम्हारे को पता है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब मार्केट में अननेसेसरी प्राइस बढ़ेगा शेयर का, अननेसेसरी बढ़ेगा, मतलब जैसे ही कंपनी का आईपीओ क्लोज होगा और जैसे ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी, अब लोग मारा मारी मचा देंगे, कंपनी का शेयर चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। अब वो 10 रुपए का शेयर हो सकता है 15 का बिके, हो सकता है 20 का बिके, हो सकता है 25 का बिके, 50 का बिके, 100 रुपए तक का बिक जाए, क्योंकि लोग मुंह मांगा पैसा देने को तैयार होंगे, क्योंकि मार्केट में शेयर मिल नहीं रहा और लोग लेने को पागल हैं। और एक बार हवा फैल जाए कि भाई इस कंपनी का शेयर मिल नहीं रहा, कुछ तो खासियत होगी जो नहीं मिल रहा, हमारे इंडिया के लोग तो और पागल है, वो और इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि किसी चीज का अननेसेसरी प्राइस बढ़ जाएगा, अननेसेसरी क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अब वो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि मार्केट के अंदर क्या होगा, पर ध्यान सुनना, अभी जो प्राइस बढ़ेगा तो ये पैसा कंपनी पे थोड़ी आएगा, जो बढ़ा हुआ प्राइस है कंपनी ने तो 10 रुपए के हिसाब से बेच दिए। अभी जो प्राइस बढ़ेगा अननेसेसरी, ये तो जिन लोगों ने शेयर खरीद लिए हैं, जैसे मान लो मेरे को उस टाइम पे अलॉटमेंट हो गई थी कंपनी से, अब मेरे पास वो लॉट हो चुके हैं ना शेयर, अब मैं क्या करूंगा, उन शेयर्स को मुंह मांगे पैसों पे बेचूंगा, तो वो प्राइस का फायदा तो मेरे को मिलेगा ना, कंपनी को थोड़ी मिलेगा। तो अब जो जो इन्वेस्टर्स थे, जिन लोगों ने आईपीओ के टाइम पे इन्वेस्ट करा था, वो मुंह मांगा पैसा कमाएंगे। अच्छा, जब वो कमाएंगे और वो जब उनको मुंह मांगा पैसा मिल रहा हो, क्या वो अब अपने शेयर बेचना शुरू करेंगे, पहले वो खरीदने के लिए लोग पागल थे, अब जब उनको मुंह मांगा पैसा मिल रहा होगा तो क्या वो अपने शेयर बेचना शुरू करेंगे। अच्छा, वो जैसे ही अपने शेयर बेचना शुरू करेंगे और मार्केट में सप्लाई ज्यादा होने लगेगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स को पता लगेगा कि हाँ भाई मार्केट में लोग खरीदने को तैयार बैठे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बेचने की कोशिश करेंगे। अब सप्लाई बढ़ने लगेगी, जैसे ही सप्लाई बढ़ने लगेगी प्राइस डाउन आने लगेगा, क्योंकि प्राइस तब तक बढ़ रहा है जब तक डिमांड ज्यादा और सप्लाई मिल नहीं रही। जैसे ही सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर को पता लगेगा हमारे को मुंह मांगे पैसे मिल रहे हैं, क्या सप्लाई चालू हो जाएगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर बेच के जाने लगेंगे, अब नए शेयर, क्योंकि नए शेयर होल्डर खरीदने को तैयार है। अरे जैसे ही सप्लाई होने लगेगी, क्या धीरे 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 प्राइस वापस डाउन आने लगेगी, क्योंकि जब सप्लाई मिलेगी तो डिमांड भी ऑटोमेटिक कम होने लगेगी, चलो मिल ही रहा है खरीद ही लेंगे, लोग भी यही सोचेंगे। अब इसका मतलब, ये तो सबको पता है कि स्टॉक मार्केट एक वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, प्राइस बढ़ता रहता है घटता रहता है, सारा खेल डिमांड सप्लाई पे होता है, किसी की डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइस कम है। और भी कई सारे फैक्टर होते हैं प्राइस बढ़ने घटने के, लेकिन मेजर फैक्टर तो यही होता है। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया जिसका नाम है ग्रीन शू ऑप्शन। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या लाया गया, कंसेप्ट लाया गया जिसका नाम क्या है, ग्रीन शू ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनना, ग्रीन शू ऑप्शन में क्या होगा, पर ध्यान सुनना, कंपनी क्या करेगी,
अच्छा, जो 10 लाख शेयर है ऑलरेडी एट ₹10 ही अनलिस्टेड कंपनी के टाइम पे, तो मैं कह सकता हूं कि ये कंपनी के अंदर, मान लो इस 10 लाख शेयर्स के अंदर टोटल में इस कंपनी में 10 ही शेयर होल्डर थे, जिसमें से 4 कंपनी के प्रमोटर थे, 4 कंपनी के प्रमोटर थे और 6 अदर शेयर होल्डर थे पहले इस कंपनी के अंदर, जो इस कंपनी को चला रहे थे। मान लो इन 10 लाख शेयर्स के अंदर से 7 लाख शेयर्स प्रमोटर के पास थे, और 6 अदर शेयर होल्डर्स के पास 3 लाख शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 3 लाख शेयर्स थे। तो 7 लाख शेयर्स कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जिन लोगों के पास, जो कंपनी प्रमोटर कौन होते हैं? जिनका आइडिया आया था, जिन्होंने कंपनी बनाई थी, जो कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर हैं, जिन पे सबसे ज्यादा शेयर था, वो कंपनी के, जिनका कंपनी के अंदर पूरा कंट्रोल है। तो 7 लाख शेयर्स किसके पास है? प्रमोटर्स के पास। और 3 लाख शेयर्स किसके पास है? अदर शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है जी। अच्छा, इन शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी के 10 शेयर होल्डर है, इन्हें हम बोलेंगे प्री इश्यू शेयर होल्डर्स। क्या बोलेंगे? यहां पे एक टर्म दे रहे हैं, क्या बोलेंगे? प्री इश्यू शेयर होल्डर्स। प्री इश्यू शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है कि ये पब्लिक इश्यू आने से पहले से इस कंपनी में शेयर होल्डर है। ये जो 10 शेयर होल्डर हैं, ये पब्लिक इश्यू तो कंपनी का 2023 में आया है, ये 10 तो इस कंपनी में कब से हैं? ये 10 शेयर होल्डर 1999 से। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्री इश्यू शेयर होल्डर्स, मतलब पब्लिक इश्यू से पहले के शेयर होल्डर्स, जिनके पास कंपनी के पहले से शेयर्स हैं। अब क्या होगा? कंपनी 3 लाख शेयर्स नए लेके आई है। अब कंपनी जब 3 लाख शेयर नए लेके आई है और अब कंपनी को लग रहा है कि डिमांड ज्यादा है, तो अब बहुत सारी कंपनियां ना पहले से एक्सपेक्ट कर लेती है कि हमारे पब्लिक इशू की डिमांड ज्यादा आएगी, क्योंकि हमारी मार्केट में गुडविल ज्यादा है। अब इनको पता है कि हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब होगा, तो ये लोग पहले से ही क्या करती हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं ये वाली नीचे वाली चीज हटा रहा हूं, ये वाली सिर्फ यहां तक रख रहा हूं, ये 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब वाली बात सब हटा रहा हूं। अब ये लोग क्या करेंगे? ग्रीन शो ऑप्शन में देखना, अब यहां पे ग्रीन शो ऑप्शन का रोल चालू हो जाएगा। ये लोग क्या करेंगे? बहुत सारी कंपनियों को ना पहले से ही पता होता है कि हमारी कंपनी का पब्लिक इशू ओवर सब्सक्राइब जाएगा, क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए वो पहले से क्या करती है? ग्रीन शो ऑप्शन का मैकेनिज्म बना के रखती है। ग्रीन शो ऑप्शन में क्या होगा? जो वो अब आईपीओ लेके आ रही है, 3 लाख शेयर्स का लेके आ रही है, इसे हम बोलते हैं इशू साइज। इसे हम क्या बोलते हैं? इशू साइज। लॉ कहता है इस इशू साइज का 15% शेयर्स आप किससे बोरो कर लो? प्री इशू शेयर होल्डर से बोरो कर लो। प्री इशू शेयर होल्डर से बोरो करके रख लो, पहले से शेयर होल्डर से बोरो करके रख लो। अच्छा, ये बोरो कौन करेगा? जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, तो कंपनी के इस आईपीओ को मैनेज करने के लिए एक बंदा अपॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं मर्चेंट बैंकर। कौन बोलते हैं? मर्चेंट बैंकर। और आपको पता है कि इंडिया में अब आपने सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस भी पढ़ रखी हैं। मर्चेंट बैंकर एक ऐसा बंदा है, जो कोई भी कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है तो उस पूरे प्रोसेस को मैनेज कौन करता है? मर्चेंट बैंकर। बाय क्वालिफिकेशन सीएसीएस वगैरह ही होते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज है, और इंडिया में मर्चेंट बैंकर बनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। इसका काम ही क्या होता है? पब्लिक इशू मैनेज करना, शुरू से लेकर एंड तक। और बहुत फेमस मर्चेंट बैंकर इंडिया में कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, है ना, जेपी मॉर्गन है, आईसीआईसी वाले मर्चेंट बैंकर का काम करते हैं, बहुत सारे इंडियन मर्चेंट बैंकर्स हैं। तो ये मर्चेंट बैंकर को हम यहां पे बोल रहे हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। इसी मर्चेंट बैंकर को हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? स्टेबलाइजिंग एजेंट, एसए, शॉर्ट में बोले तो एसए। इसे हम यहां पे स्टेबलाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं। ये क्या करेगा? जो इश्यू साइज है उसके 15% शेयर्स, अच्छा ये 3 लाख शेयर्स में नहीं लेगा, ये तो अभी तक अलॉट ही नहीं हुए, ये तो अभी आ रहे हैं, मतलब हम इसकी एवरेज लेंगे, बेस इसको बना रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? इसका 15% कितना हो गया? इशू साइज का 15% कितना हो गया? 3 लाख का 15% निकालो, कितना हो गया? 3 लाख का 10% हो गया 30,000, तो 15% हो गया 45,000। 45,000 शेयर्स, दैट इज 15% हो गया। अब हम ये 15,000 शेयर से क्या करेगा? 45,000 शेयर्स, 45,000 शेयर्स प्री इशू शेयर होल्डर से बोरो करेगा, प्रमोटर से क्या करेगा? बोरो करेगा। अच्छा, कहने को तो प्री इशू शेयर होल्डर्स में प्रमोटर भी आते हैं, अदर शेयर होल्डर भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर जब बोरोइंग की जाती है ना, वो प्रमोटर से की जाती है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास कंपनी का मेजर कंट्रोल होता है, तो हम उन्हीं से मांग लेते हैं। अच्छा, ये हमने खरीदे नहीं है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। बोरो करे, उधार मांगे हैं। अब ये उधार क्यों मांगे, जरा समझना पड़े ध्यान से।
हम प्रमोटर्स को क्या बोल रहे हैं, देखो भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी इस कंपनी के कितने शेयर हैं, 7 लाख शेयर तुम्हारे पास हमारी कंपनी के पहले से हैं। प्रमोटर को बोल रहे हैं यार तुम एक काम करो, इसमें से ना हमारे को 15,000 शेयर दे दो, 15,000 शेयर, हाँ सॉरी 45,000 शेयर इसमें से आप हमारे पास रखवा दो। कौन बोल रहा है ये बात? स्टेबलाइजिंग एजेंट बोल रहा है। और ये क्या बोल रहा है, कह रहा है ये मैं तुमको सिर्फ बोरो कर रहा हूं, मैं तुम्हारे को बाद में वापस कर दूंगा, मैं तुम्हारे को जैसे ही पब्लिक इशू क्लोज होगा उसके 30 दिन के बाद वापस कर दूंगा। मैं बताता हूं 30 दिन के बाद का लॉजिक क्या है। ये वापस कब किए जाते हैं? पब्लिक इशू क्लोज होने के 30 दिन के बाद वापस कर दूंगा मैं तुम्हारे को। अब ये पता है क्या करेगा ये बंदा? देखो मैंने तुम्हारे को क्या बताया, 3 लाख शेयर्स का कंपनी आईपीओ लेके आई है। अब आईपीओ आया 3 लाख शेयर्स का और इशू हो गया ओवर सब्सक्राइब 2 टाइम्स और एप्लीकेशन आ गई 6 लाख शेयर्स की। यहां पे हम अब लिखते चलते हैं, आईपीओ आया कितने शेयर्स का? 3 लाख शेयर्स का। एंड जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई बाय कंपनी हुई वो कितने के लिए हुई? 6 लाख शेयर्स के लिए, 6 लाख शेयर्स के लिए हुई। इसका मतलब इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ 2 टाइम्स। इसका मतलब पब्लिक इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ 2 टाइम्स। इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हारे को बताया डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ेगा। अब हम इस प्राइसिंग अननेसेसरी ज्यादा ना बढ़ जाए उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब कंट्रोल कैसे करेंगे? मैंने तुम्हारे को बताया क्या कि अब अलॉटमेंट कैसे होगी, मैंने तुम्हारे को बताया था कि सबको आधी आधी दी जाएगी क्योंकि 2 टाइम्स हुआ है। सबको 6 लाख जिन लोगों ने शेयर अप्लाई करे हैं तो प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया। इस केस में क्या होगी, मैंने तुम्हारे को बताया था प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोराटा का मतलब क्या, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होगी। तो मान लो अगर मिस्टर ए ने, मैंने तुम्हारे को बताया 10 शेयर के लिए अप्लाई करा था तो उसको 10 नहीं मिलेंगे क्योंकि 10 के 10 ऐसे सबको, वो तो तब मिलते हैं सबको पूरे पूरे अगर 3 लाख शेयर के लिए कंपनी लाती और 3 लाख के लिए ही एप्लीकेशन आती तो सबको पूरे पूरे मिलते। लेकिन कंपनी शेयर लाई है 3 लाख, एप्लीकेशन आई है 6 लाख शेयर्स की, तो 6 लाख तो कंपनी में है ही नहीं, कंपनी में 3 ही है। तो अब क्या होगा, मिस्टर ए ने 10 शेयर के लिए अप्लाई करा तो उसको कितने मिलेंगे, क्योंकि 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ तो 10 शेयर डिवाइड बाय 2 तो उसको 5 शेयर मिलेंगे मिस्टर ए को। ये भी मैंने तुम्हारे को बताई बात। कोई मिस्टर बी है, उसने 150 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था तो उसको 150 नहीं मिलेंगे, उसको 150 शेयर्स डिवाइड बाय 2 75 शेयर्स मिलेंगे। इस कारण जिसने जितना अप्लाई करा उसके हाफ मिलेंगे ताकि सबको थोड़े थोड़े मिल जाए कंपनी के। अब क्या होगा, मैंने तुम्हारे को बताया कि पब्लिक इशू क्लोज होते ही जैसे ही शेयर की लिस्टिंग होगी स्टॉक मार्केट में शेयर आएंगे, क्या अब उसकी प्राइस बढ़ने लगेगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जो स्टॉक, जो ये स्टेबलाइजिंग एजेंट है ना, उसके पास प्रमोटर से लिए हुए कितने शेयर पड़े हैं, 45,000 शेयर, वो धीरे धीरे करके उनको बेचना शुरू करेगा, मार्केट में छोड़ेगा उन शेयर्स को। इसका मतलब पब्लिक इशू नहीं, समझना पड़े ध्यान से, पब्लिक इशू के अंदर हम ये 45,000 शेयर जो लाए हैं, हम आईपीओ आज भी 3 लाख शेयर्स का लाए हैं। हम आईपीओ आज भी कितने शेयर्स का लाए हैं, 3 लाख का लाए। कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर रही है 45, ये 45 तो ऑलरेडी किसके पास पड़े हैं, पुराने वाले 10 लाख जो शेयर्स कंपनी के थे उसमें से 45,000 शेयर मांगे हैं उधार पे, किससे, प्रमोटर्स से। तो वो मांगे हुए शेयर है वो बाद में वापस करने पड़ेंगे प्रमोटर्स को। अभी होगा कैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब क्या होगा, वो जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है ना, मर्चेंट बैंकर जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है, अब वो उन प्रमोटर्स के शेयर को, वो प्रमोटर्स के जो शेयर थे 45,000 शेयर्स, उनको मार्केट में सेल करना शुरू करेगा। जैसे ही कंपनी की लिस्टिंग होगी तो उनको मार्केट में सेल करना शुरू करेगा। अच्छा, सेल करने से फायदा क्या होगा, मार्केट से डिमांड आ रही है, कंपनी थोड़ी थोड़ी सप्लाई देने शुरू कर रही है, क्या अननेसेसरी प्राइस नहीं बढ़ेगा? ऑल्दो बढ़ेगा तो तब भी, क्योंकि हम पूरी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। डिमांड 6 लाख शेयर्स की थी, हमने खाली 3 ही अलॉट करे हैं, तो हम पूरी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या 45,000 शेयर जब हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे मार्केट के अंदर तो क्या कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी सप्लाई जा रही है तो क्या प्राइस अननेसेसरी इंक्रीज नहीं होगा? नहीं होगा। इससे क्या होगा, अच्छा वो बेचता जाएगा, धीरे धीरे मार्केट में शेयर की सप्लाई होगी। जब ये बेचेगा तो मार्केट में जब लोगों को शेयर मिलने शुरू हो जाएंगे तो क्या कहीं ना कहीं सब प्राइस में डाउन आना शुरू होगा। जब प्राइस में डाउन आना शुरू होगा तो क्या वापस कुछ शेयर होल्डर जो ऑलरेडी खरीद चुके हैं वो भी बेचना शुरू करेंगे अपने शेयर्स।
वो भी बेचना शुरू करेंगे कि यार चल अब रख के क्या करना, थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कमा लेते हैं, बेच देते हैं, फिर कोई और लेगा। करते करते वापस चीजें बैक टू नॉर्मल हो लगेंगी और ये प्रोसेस 30 दिन तक चलता रहता है। वो स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा, 45 शेयर प्रमोटर के बेचेगा, है ना, मार्केटिंग में धीरे धीरे करके बेचेगा ताकि डिमांड कंट्रोल आती रहे, ताकि अननेसेसरी प्राइस ना बढ़े। जैसे ही लोग डिमांड रेस करें हम थोड़े थोड़े शेयर बेचते रहे, ताकि मार्केट में लोगों को पता लगता है कि सप्लाई हो रही है। इन 45 से 30 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। लिस्टिंग होने के बाद, लिस्टिंग होने के बाद 30 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इसके अंदर वो क्या करेगा, शेयर बेचता रहेगा और 30 एंड होते होते वो मार्केट से शेयर वापस 45 शेयर खरीदेगा भी, क्योंकि अब उसको वापस भी तो करने हैं। अब ये 45 शेयर से वो सिर्फ खेल रहा था, वो मार्केट में बेचे जा रहा था, बेच के मार्केट में तक ये दिखा रहा था कि फेक सप्लाई दिखा रहा था कि हाँ सप्लाई हो रही है, लोगों को शेयर मिल रहे हैं। और 30 दिन के अंदर अंदर जब लोगों को लगेगा हाँ चीज के शेयर तो खरीदे बेचे जा रहे हैं, आसानी से अवेलेबल हैं, तो कुछ लोग अपने बेचने शुरू कर देंगे। पता दिक्कत कहाँ है, इंडिया में दिक्कत कहाँ है या दुनिया में दिक्कत कहाँ है, जब हमें पता लगता है किसी चीज की स्केर्सिटी हो गई, शॉर्टेज मिलेगी ही नहीं, तब हम पागल होते हैं, तब हम उसको निकालते नहीं है। अब तुम्हें पता है जब नोटबंदी हो गई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, हमें पता है कि आसानी से अभी नए नोट मिल नहीं रहे हैं, तो पुराने नोट संभाल के रखो, लोग सोच सोच के खर्च रहे थे, क्योंकि मैं पता था भी नए मिलेंगे नहीं। लेकिन जैसे अब आज की डेट में सब नॉर्मल है, अब हमें पता है कि नोट अवेलेबल है, तो क्या हम खुला होकर खर्चते हैं? यस। जब चीज की स्केर्सिटी है ना, हमें पता है चीज अवेलेबल नहीं होगी आसानी से, तब हम उसको सोच के खर्चते हैं, सोच के बेचते हैं, सोच के मार्केट में निकालते हैं। लेकिन हमें पता है कि वो चीज बाद में कभी भी लेना चाहो तो वापस मिल भी सकती है, तो हमें फिर उसको अपने पास संभाल के नहीं रखते, हम कभी भी बेच देते हैं। तो सेम वही वाली बात है, हमें पता है कि उस शेयर की सप्लाई मार्केट में मिल रही है, और हम कल को अभी अगर हम बेच भी देंगे तो फ्यूचर में अगर हमारा दोबारा लेने का मूड बना तो हमें मिल भी जाएंगे, तो हम बेच देंगे उस शेयर को अभी, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि इसके शेयर मिलेंगे ही नहीं, संभाल के रखो, तो वो प्राइस अननेसेसरी बढ़ता चला जाएगा फ्यूचर में सप्लाई की ये सोच के कि फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, और अननेसेसरी प्राइस बढ़ता चला जाएगा और शेयर होल्डर्स पैसा कमाते जाएंगे, कंपनी को तो उसमें कोई एक्स्ट्रा फायदा हो नहीं रहा, जिनको अलॉटमेंट हो गई है वही कमा रहे हैं। तो अननेसेसरी क्या होगा कि बाद के अंदर एकदम से क्या होगा, फिर जब कोई खरीदने वाला नहीं होगा, बहुत ज्यादा अब कंपनी बहुत ज्यादा वो प्राइस शेयर होल्डर अपना बढ़ाते चले जाएंगे, और बाद में फिर लोग इंटरेस्ट अपना खत्म कर देंगे, साले फिर सस्ते दाम में बेचेंगे। ऐसे कंपनी की ना गुडविल गिरती है, कभी प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी प्राइस बहुत ज्यादा घट रहा है। तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए, डिमांड सप्लाई के बैलेंस को मेंटेन करने स्टेबलाइजेशन क्या करेगा, 45 शेयर बीच बीच में बेचेगा, इनको थोड़ा थोड़ा करके बेच देगा। और जैसे वो 30 दिन तक प्राइस स्टेबल होने लगेगा, सबको उसको लगेगा मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है, तो वापस जनता से वो पैसे खरीद कर, वापस शेयर्स खरीद कर वापस किसको दे देगा, प्रमोटर्स को दे देगा। अब इसमें कुछ सिचुएशन अराइज होती हैं। अब इस केस में ना इन्हीं 45,000 शेयर्स जो उसने एक्स्ट्रा मार्केट में छोड़े हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ग्रीन शू शेयर्स। ग्रीन शू शेयर्स क्यों बोल रहे हैं, मैंने तुम्हारे को बताया ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब क्या है, अभी ग्रीन शू क्यों बोलते हो तो बताऊंगा। अभी ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब मैंने तुम्हारे को बताया क्या है, कि प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म है। क्या है ये प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म है, कि इन शेयर से हम प्राइस को स्टेबल कर रहे हैं। तो क्या हम इन 45,000 शेयर से प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं? वो 3 तो मार्केट में लॉट हो ही चुके हैं, ये उसके अलावा एक्स्ट्रा है। अच्छा, कंपनी आईपीओ में 3 लाख के शेयर लाई है, ये 45,000 शेयर कंपनी नई इशू नहीं कर रही, ये तो ऑलरेडी जो पुराने 10 लाख शेयर थे जो पहले से प्रमोटर्स के पास था, उसी में से उनसे उधार मांगे और बाद में उनको वापस देने हैं। तो टोटल में जो शेयर है कंपनी के, वो 10 पहले थे और 3 अब है, जो 3 अब वो आईपीओ ले गए, तो टोटल में 13 लाख ही शेयर है। ऐसा नहीं कि 13,45,000 शेयर है, ये 45 नए नहीं आए हैं, सिर्फ 3 ये नए आए हैं, 10 पहले के थे। पुराने वाले 10 में से 45 शेयर हमने प्रमोटर्स से उधार मांगे और उनको मार्केट में छोड़ा है बेचने के लिए, धीरे धीरे करके। और ये कब बेच रहे हैं हम, लिस्टिंग होने के बाद धीरे धीरे करके उनको बिकवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ कंपनीज लिस्टिंग के टाइम पे बेच देती हैं, मतलब जब आईपीओ का शेयर बेच रही है ना, उसी के अंदर उनको पता है कि कुछ कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जब आईपीओ आया, आईपीओ में जब वो 3 लाख शेयर्स लाई और उनको लग रहा है कि डिमांड ज्यादा की आ रही है, तो वो 3 लाख शेयर्स के साथ ही 45,000 शेयर भी और दे देती है साथ में, और ये थोड़ा थोड़ा करके बेचती रहती है, 30 दिन तक चलाती रहती है। मतलब लिस्टिंग हो जाएगी उन 3 लाख शेयर्स की, उसी के दौरान कुछ शेयर दे दिए, कुछ शेयर उसके बाद दे दिए, बीच बीच में बेचती रहेंगी। कुछ कुछ कंपनीज ऐसा भी करती रहती है। अल्टीमेटली 45,000 शेयर उधार लिए हुए शेयर है, वापस करने किसको, प्रमोटर्स को। अब ये प्रमोटर को वापस करने हैं। अब इसमें 3 सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन 1 क्या बनती होगी, कि मान लो सिचुएशन 1, स्टेबलाइजिंग एजेंट ने 45,000 के 45,000 शेयर मार्केट से परचेज कर लिए। एक सिचुएशन तो ये बनती है, एंड रिटर्न कर दिए किसको, टू प्रमोटर्स। तो बात ही खत्म हो गई, सिंपल बात। प्रमोटर से 45,000 शेयर उधार लिए थे और 45,000 के 45,000 शेयर वापस कर दिए। 30 दिन तक उन्होंने शेयर से खेला, मार्केट में सप्लाई छोड़ी, लोगों को बोला तुम खरीद लो, और बाद में जैसे ही प्राइस नॉर्मल हुआ, वापस उनसे ही, लोगों से ही खरीद कर वापस किसको दे दिए, प्रमोटर को दे दिए। एक सिचुएशन 1 ये बनती है। सिचुएशन 2 एक और है, जो क्या बनती है,
सिचुएशन 2 ये है कि मान लो 45,000 शेयर्स में से मार्केट से खाली परचेज कितने हो पाए, मार्केट से परचेज हो पाए खाली 25,000 शेयर्स। बीस हजार शेयर्स, रिमेनिंग शेयर्स जो थे 20,000 शेयर्स, नॉट एबल टू परचेज। ऐसे जो है वो नॉट एबल टू परचेज, परचेज ही नहीं कर पाया, लोगों ने बेचे ही नहीं। हो सकता है ना, ऐसी सिचुएशन में तो बन सकती है कि मैंने 45,000 शेयर मार्केट में बेचे थे और मेरे को 45 वापस रिटर्न करने थे प्रमोटर्स को। पहला केस तो ये था कि 45,000 शेयर मैंने मार्केट में बेचे, बाद में जब 30 दिन तक प्राइस स्टेबल हो गया तो लोग, अब डिमांड सप्लाई नॉर्मल चल चुकी है, अब लोग खरीद भी रहे हैं बेच भी रहे हैं, तो जो मैंने जनता को पहले बेचे थे बाद में मैंने जनता से खरीद के वापस किसको कर दिया, प्रमोटर्स को, लेकिन प्राइस स्टेबल हो चुका है। केस 2 ये था कि मैंने बेचे तो जनता को 45,000 थे, लेकिन जब मैं खरीदने गया जनता से, स्टेबलाइजिंग एजेंट जब खरीदने गया जनता से, तो 25,000 शेयर ही मिल पाए उसको मार्केट से, 20,000 शेयर उन्होंने मिले ही नहीं मुझे मार्केट से, पूरे नहीं हो पाए, मगर प्रमोटर को तो 45 ही देने। अब क्या होगा, अभी सिचुएशन बात करेंगे। तीसरी सिचुएशन एक और बन सकती है, सिचुएशन 3, कि उसने 45,000 शेयर्स मार्केट में सेल करे, बट नॉट एबल टू परचेज इवन 1 शेयर। उसने 45,000 शेयर मार्केट में बेच दिए थे प्राइस को स्टेबल करने के लिए, लेकिन जब खरीद के वापस प्रमोटर को देने की बारी आई तो जनता ने बेचे ही नहीं, वो एक भी शेयर नहीं ले पाया जनता से। अब तो प्रमोटर्स की लग गई, प्रमोटर को तो 45,000 शेयर वापस चाहिए अपने, अब स्टेबलाइजिंग एजेंट कहां से देगा जब जनता बेच ही नहीं रही। तो अब 3 सिचुएशन में क्या होगा, अब सुनते चलो। पहली सिचुएशन क्या थी कि 45,000 शेयर हमने प्रमोटर से उधार लिए थे सिर्फ स्टेबल करने के लिए, 3 लाख शेयर्स का आईपीओ था, 3 ही आई रहे, एक्स्ट्रा तो 45 ही एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने बार बार बोल रहा हूं ये एक्स्ट्रा नहीं है, कंपनी एक्स्ट्रा नहीं लेके आ रही है 45,000 शेयर। ये 45,000 शेयर हमने जो प्री इशू शेयर होल्डर थे, जो कंपनी के पहले से आईपीओ लाने के टाइम थे, पहले से जिनके पास जो शेयर होल्डर थे उनसे उधार मांगे थे प्रमोटर से कि हम इसको स्टेबल करने के लिए ले रहे हैं। किसने लिए थे, स्टेबलाइजेशन ने, मर्चेंट बैंकर ने लिए थे कि मैं स्टेबल करने के लिए ले रहा हूं, ताकि धीरे धीरे जैसी डिमांड ज्यादा होगी मार्केट में लोग मांगेंगे तो मैं धीरे धीरे सप्लाई छोड़ता रहूंगा, जब डिमांड सामने से आ रही है और हम सप्लाई दे रहे हैं तो क्या एक प्राइस अननेसेसरी इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि उनको सप्लाई मिल रही है। तो इसलिए हमने स्टेबल करने के लिए धीरे धीरे की, ताकि मैं शेयर छोड़ता रहूंगा। अब मैंने बेच तो दिए, लेकिन जब खरीदने की बारी आई तो बात तो पहली सिचुएशन है कि वापस मेरे को पूरे के पूरे मिल गए स्टेबलाइजिंग एजेंट को, उसने जनता से 30 दिन तक प्राइस नॉर्मल करा, वो बेचता रहा खरीदता रहा और आखिरी में उसने 45,000 शेयर वापस लेकर जनता से प्रमोटर को वापस कर दिए। पहला तरीका ये तो बात ही खत्म हो गई, सिंपल, उधार लिए तो उधार वापस कर दिए शेयर्स। दूसरी सिचुएशन ये थी कि 45,000 शेयर मार्केट से परचेज कर, मतलब मार्केट में बेचे थे, अब जब परचेज करने की बारी आई स्टेबलाइजिंग एजेंट की तो उसको 25 ही मिले पर 20 नहीं मिले, तो अब क्या होगा, जब 20,000 शेयर नहीं मिले उसको, ये 20,000 शेयर्स कंपनी न्यू अलॉट करेगी, किसको, न्यू अलॉट करेगी अपने पास से, किसको, टू प्रमोटर्स। समझ आ गया, अब होंगे नए शेयर्स अलॉट, क्योंकि प्रमोटर्स को तो उनके 20,000 शेयर वापस करने हैं ना, तो अब कंपनी अपने पास से अलॉट करके देगी, क्योंकि अल्टीमेटली सारा खेल किसके लिए हो रहा था, कंपनी की प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए। अब नुकसान कंपनी की प्राइसिंग कंट्रोल करने के चक्कर में प्रमोटर का नुकसान हो गया, तो अब कंपनी 20,000 शेयर नए इशू करके देगी ताकि प्रमोटर्स को उनके 45,000 शेयर वापस मिल जाए। और तीसरी कैटेगरी, 45,000 शेयर मार्केट में बेचे थे और जब खरीदने की बारी आई तो एक भी नहीं मिला, तो अब आपको समझ आ गया, इसका भी आंसर वही है कि 45,000 के 45,000 शेयर्स कंपनी न्यू अलॉट करेगी, किसको, टू प्रमोटर्स। इस तरीके से पूरा ग्रीन शू ऑप्शन चलता है। आई होप, अभी इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें करनी, लेकिन आई होप आपको ग्रीन शू ऑप्शन समझ आ गया, कैसे प्राइस को कंट्रोल किया जाता है ये भी समझ आ गया। ये प्रोसेस कब चलता है, पोस्ट इशू स्टेबलाइजेशन, मतलब लिस्टिंग होने के बाद ये सारी चीजें होती हैं, कंपनी की 30 दिन तक ये सारी चीजें चलती रहती है ताकि प्राइस को स्टेबल करा जाता है 30 दिन के लिए, लिस्टिंग परमिशन मिलने के बाद। जब स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग परमिशन देता है उसके बाद 30 दिन तक ये खेल चलता है ताकि प्राइसिंग को कंट्रोल किया जाए लिस्टिंग होने के बाद। क्योंकि और एक कब होता है ये कंसेप्ट लगता कब है, जब इशू ओवर सब्सक्राइब होगा, जब कंपनी का इशू क्या होगा, ओवर सब्सक्राइब होगा। अब इसे ग्रीन शू ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ग्रीन शू ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं, जिस कंपनी ने इसको वर्ल्ड में, जिसके इस कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था, उस कंपनी का नाम ग्रीन शू कंपनी था। उस कंपनी का नाम क्या था, ग्रीन शू कंपनी, और वो एक अमेरिकन कंपनी थी जिस कंपनी ने इसको फर्स्ट टाइम इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था। तो उस कंपनी का नाम ग्रीन शू कंपनी था, इसलिए इस कंसेप्ट का नाम क्या पड़ गया, ग्रीन शू ऑप्शन।
और इसे ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं, इसका ऑप्शन बोलने का भी लॉजिक क्या है कि ये ऑप्शन बोलने का लॉजिक ये है कि दिस कंसेप्ट इज ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी। ये ऑप्शनल कंसेप्ट है, कंपनी अगर इस कंसेप्ट को फॉलो करना चाहे तो करे, अगर उसको लगता है कि मेरे कंपनी का प्राइस अननेसेसरी बढ़ेगा डिमांड सप्लाई की वजह से, बाद में कभी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, अननेसेसरी डिमांड बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, और कंपनी अपने प्राइस को स्टेबल करने के लिए अगर इस कंसेप्ट को फॉलो करना चाहती है तो उसकी मर्जी, नहीं करना चाहती है उसको कहती है जो हो रहा है होने दो, कंपनी कहती है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये कंसेप्ट ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, कंपनी की चॉइस है इस कंसेप्ट को फॉलो करना है करो, नहीं करना ना करो। लेकिन अगर फॉलो करेगी तो कंपनी को सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018 फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो अब आपको ग्रीन शू ऑप्शन समझ आ गया, कैसे काम करते समझ आ गया, इसे ग्रीन शू क्यों बोलते हैं मैंने ये भी लॉजिक बता दिया। इसका दूसरा नाम क्या है, प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म, आपको ये भी समझ आ गया प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म क्यों बोले, क्योंकि इस कंसेप्ट के थ्रू प्राइस स्टेबल करने की कोशिश की जाती है उन एक्स्ट्रा शेयर्स से। और वो जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं अब आपको समझ आ गया कि वो एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर रही है नए, वो पुराने वाले प्रोमोटर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास पहले से शेयर हैं उनसे बोरो किए जा रहे हैं और बाद में उनको रिटर्न किए जाते हैं, उस तरीके से वो कंसेप्ट चलता है। आई होप आपको ग्रीन शू ऑप्शन समझ आ गया होगा। अब इसको बुक से पढ़ेंगे, अब इसको बुक से पढ़ेंगे।